नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। आज का युग कंप्यूटर और इंटरनेट का युग है। कंप्यूटर की मदद के बिना किसी बड़े काम की शायद कल्पना करना भी इस वक्त मुश्किल है। ऐसे में अपराधी भी तकनीक के सहारे हाईटेक हो रहे हैं। जुर्म करने के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल डिवाइसेस और वर्ल्ड वाइड वेब आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑनलाइन ठगी या फिर चोरी भी इसी श्रेणी का अहम गुनाह होता है। किसी की वेबसाइट को हैक करना या फिर सिस्टम डेटा को चुराना, ये सभी तरीके साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अब बारी है इन पर लगाम लगाने की। आज सवाल आपका में हम इसी पर करेंगे चर्चा कि कैसे साइबर अपराध पर लगाम लगाई जा सकती है और क्या क्या सावधानियां आपको बरतने की जरूरत है। जुर्म की दुनिया में अपराधी हमेशा कानून को गुमराह करने के लिए नए नए तरीके इजाद करते हैं और आए दिन उनके कारनामे खबरों की सुर्खियां बनते हैं। ऐसा ही एक जुर्म है साइबर क्राइम, जिसे अंजाम देने वाले शातिर महफूज जगहों पर बैठकर बड़ी बड़ी वारदातों को आसानी से अंजाम देते हैं। भारत में भी साइबर क्राइम मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। सरकार ऐसे मामलों को लेकर गंभीर भी है। भारत में साइबर क्राइम के मामलों में सूचना तकनीक संशोधन कानून 2008 लागू होते हैं, मगर इसी श्रेणी के कई मामलों में भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, कॉपीराइट कानून 1957, कंपनी कानून, सरकारी गोपनीयता और यहां तक कि आतंकवाद निरोधक कानून के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में भी साइबर क्राइम के कई मामले सामने आते हैं। दरअसल पिछले 2 साल में साइबर क्राइम के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर लॉकडाउन के दौरान की बात की जाए तो ये संख्या जो है वो और भी ज्यादा है। इसमें काफी मामले अनट्रेस भी रह जाते हैं। साइबर ठगी पर शिकंजा कसने के लिए कुछ महीने पहले साइबर थाने खोलने की घोषणा की गई थी। रोहतक रेंज में भी साइबर थाने खोलने पर मंथन चल रहा था, क्योंकि रोहतक रेंज में 4 अन्य जिले भी आते हैं। रेंज स्तर पर खुलने वाले इस थाने के अलावा झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी और सोनीपत जिले भी ऑपरेट होंगे। इसमें 40 पुलिस कर्मियों का स्टाफ तैनात होगा, जिसमें 20 से ज्यादा साइबर एक्सपर्ट शामिल होंगे। रोहतक से हमारे संवाददाता ने वहां पर बातचीत करने की कोशिश की है कि क्या कुछ खास रहेगा इन साइबर थानों में। एक बार आप सुनिए, उसके बाद सवाल आपका की शुरुआत करेंगे। सर, जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है तो उसको लेकर के पुलिस ने एक मुहिम चलाई है। गुड़गांव में पहला थाना है साइबर थाना, और उसके बाद रोहतक में रेंज के अंदर जो बन रहा है, तो क्या फ़ायदा होगा इससे? इसमें जो पहले जो हमारे यहाँ क्राइम, हमारे रोहतक के अंदर या किसी पूरे हरियाणा में जो क्राइम होता था तो क्राइम का लोकल उसी थाने में कंसर्न में कंप्लेंट जाती थी जिसका वो रहने वाला है। वहाँ पे आईओ को इतनी नॉलेज उस बारे क्राइम के बारे में नहीं थी जितनी नॉलेज अब साइबर के अंदर हम केवल साइबर एक्सपर्ट जो हैं उन्हीं को लगाएंगे, ताकि वो इसको फटाफट से कवर करके जनता को न्याय दे सकें। तो यहाँ पर कब तक इसका जो है उद्घाटन हो जाएगा और कितना स्टाफ यहाँ पर तैनात किया जा रहा है? क्या क्या इसमें फैसिलिटी होंगी? इसमें लगभग 40 से 45 और के बीच में लगभग स्टाफ हमारा हमने फिलहाल अभी डिप्यूट किया है। बाकी आने वाले क्राइम को देखते हुए इसमें कम ज़्यादा करना है वो मौके के अनुसार देख लिया जाएगा। और इसमें जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो उपकरण जो इसमें लगेंगे, कंप्यूटर्स वगैरह हो गए, जो भी हमने मेल में कर संबंधित काम में है वो हमने सब परचेज कर लिया। सामान फर्नीचर वाला परचेज हो चुका है, जगह हमारी सेट हो चुकी है सेक्टर 14 में। और आम जन से भी यही अपील है कि भी आम जन होने वाली ठगियों से मेन जो OTP आता है, मेन तो OTP के ऊपर फिक्र रहता है, वो किसी भी कंडीशन में ना बताएं। चाहे वो रिश्तेदार बन के आवाज़ चेंज करके बात करते हैं लोग, वो इन चीज़ों से बचें। और अगर फिर भी अगर कोई इस तरह का शिकार बन जाता है, बाई चांस किसी को ये लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, तो तुरंत सेक्टर 14 में कॉन्टैक्ट करें हमारे पास। वहाँ हमारे जो है जो भी हमारे आपको मिलेंगे बंदे, वहाँ पे वो इस कार्रवाई को अंजाम प्रॉपर देंगे। तो अभी ये कब तक जो है इसका उद्घाटन होगा और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कोशिश है कि इसी वीक के अंदर हम इसकी ओपनिंग करने जा रहे हैं हमारे। और इसमें हमारे जो ADG हमारे रोहतक रेंज है श्री संदीप खिरवार जी, और हमारे SP राहुल शर्मा जी हैं, वो बहुत ही जल्द इसमें डिसाइड करके 3-4 रोज़ में इसमें ज़रूर ओपनिंग इसे कर देंगे। तो साइबर अपराध से जुड़े अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हैं, आप इस कार्यक्रम में अपने सवाल पूछ सकते हैं। 2 मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ेंगे, उनसे आप अपने सवाल कीजिएगा। लेकिन आज जो सवाल मैं इस मुद्दे पर अपने मेहमानों से पूछूंगी, वो सवाल क्या रहेंगे वो आपको बता देते हैं एक बार कि क्या कुछ सवाल आज सवाल आपका कार्यक्रम के जरिए हम पूछेंगे कि जो साइबर अपराध इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं उन पर लगाम कैसे लगाई जा सकती है। सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये कि जो साइबर थाना खोलने की बात कही जा रही है रोहतक रेंज में, उससे इन मामलों पर कितनी लगाम लगेगी। साइबर शिक्षा कितनी जरूरी है, साइबर सुरक्षा को महत्ता देना कितनी जरूरी है, ये तमाम सवालों के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ग्राफिक्स भी हम आपको दिखा देते हैं।
और उनके जरिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि वास्तव में है क्या ये साइबर क्राइम जिसकी बात हम आज कर रहे हैं, और इसके उपाय क्या हैं, इससे बचने के कैसे आप बच सकते हैं। देखिए, हैकिंग साइबर क्राइम में आता है, थेफ्ट साइबर क्राइम में आता है, साइबर अपराध जिसके बारे में बहुत से लोग जागरूक भी नहीं हैं। तो इन ग्राफिक्स के जरिए समझिए, साइबर स्टॉकिंग, ये तमाम ऐसे अपराध हैं जो साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। किसी की आइडेंटिटी को चुरा लेना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये भी साइबर क्राइम का एक मामला है। ऑनलाइन गैम्बलिंग करना, ये भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। अब आप इससे कैसे बच सकते हैं, इनका शिकार होने से आप कैसे बच सकते हैं, इसका भी जिक्र हम करेंगे, बताएंगे आपको, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे। सुरक्षित इंटरनेट सेवा का ही प्रयोग करें। सबसे पहली बात, आप सुरक्षित इंटरनेट सेवा का प्रयोग करें, मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करें। अपना जो पासवर्ड आप लगाएं वो बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए, समय समय पर उसको बदलते रहें। अपने सॉफ्टवेयर को आप अपडेट रखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने सोशल मीडिया के सेटिंग्स को प्रतिबंधित रखें। अपनी निजी जानकारी, अपनी प्राइवेट जानकारी को सार्वजनिक करने से बचें। अपनी वेबसाइट का ध्यान रखें, बार बार देखें, उसे अपडेट करते रहें, उनका ध्यान रखें और बार बार उन्हें अपडेट करते रहें। ये बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप दे सकते हैं अपनी राय, आप पूछ सकते हैं अपने सवाल। साइबर क्राइम से जुड़े अगर कोई भी सवाल आपके मन में है, उन सवालों के जवाब आपको इस कार्यक्रम के जरिए मिलेंगे। दो एक्सपर्ट्स मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। अमित मल्होत्रा है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जुड़ गए हैं मेरे साथ। एएसआई हैं प्रवीण कुमार, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित जी, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हम बात करते हैं तकनीक की कि हम हाईटेक हो रहे हैं, ऐसे में अगर अपराधियों की बात की जाए वो भी तो हाईटेक हो रहे हैं ना, मतलब वो भी जिस तरीके से इस वक्त साइबर क्राइम के मामलों को अंजाम देते हैं, ऐसे में इनसे कैसे बचा जा सकता है? और एक साइबर एक्सपर्ट होने के नाते आपके लोगों को क्या सुझाव है कि लोग इससे कैसे बच सकते हैं, कैसे आप जागरूक करेंगे लोगों को? मैम, बेसिकली है कि जो साइबर अपराध इंटरनेट एक कि हम जागरूक नहीं, क्योंकि क्या है कि इंडिया में हाल ही जागरूक है, क्योंकि हाल फिलहाल ये अपराध ज्यादा बढ़ गया। अमित जी, आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। मैम अब आ रही है? हाँ जी, मेरी हाँ आवाज? जी, अब बोलिए। मैम, ये एक ऐसा अपराध है जो कि हाल फिलहाल में ही बहुत नया अपराध आया है। साइबर अपराध वो अपराध है जो कि इंटरनेट के द्वारा किया जाता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज करके, किसी भी कंप्यूटर को, इंटरनेट को, मोबाइल फोन को यूज करके ये अपराध किया जाता है। तो आम जनता इससे जागरूक नहीं है, क्योंकि ये अपराध इंडिया में अभी हाल फिलहाल ही नया आया है। क्योंकि पहले ये बाहर के देशों में तो बहुत अपराध होता था, लेकिन हम लोग सुनते थे, लेकिन अब हमने हाल फिलहाल देख लिया है। क्योंकि क्या है कि इंडिया में इंटरनेट का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है इस टाइम। इंटरनेट को बहुत लोग चला रहे हैं, तो इंटरनेट की जैसे जैसे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, वैसे वैसे इंटरनेट के साथ साथ जो क्राइम भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। प्रवीण जी, मेरा मानना यह है कि अपराध तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इस तरीके के जो मामले हैं ज्यादा आने अब शुरू हुए। अगर लॉकडाउन की बात की जाए, लॉकडाउन में ऐसे मामले बहुत ज्यादा देखे गए। पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, लोगों को जागरूक करना कितनी बड़ी चुनौती रहती है प्रशासन के लिए? यस मैम, सबसे पहले तो लॉकडाउन में बहुत ज्यादा मैडम अपना कोविड-19 को लेके कोविड-19 का टेस्ट कराने के लिए बार-बार एडवाइजरी भी जारी करते हैं अपनी तरफ से डिस्ट्रिक्ट में। और कोविड-19 के जरिए जिस भी तरीके से अपना टेस्ट कराने के लिए या और कुछ कराने के लिए धन की मांग की जाती है, तो उन सब से अवेयर करते हैं, बार बार एडवाइजरी जारी करते हैं, यही काम है सारा। और हर एक कोई एडवाइजरी में भी डाल रखा है, हर एक को ये बताते हैं कि अपनी जो भी पर्सनल जानकारी है वो किसी के साथ साझा ना करें। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं वापस से आपके पास लौटती हूँ। पहले दर्शक जुड़ गए हैं, रणदीप जी हैं। रणदीप जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ पूजा जी नमस्कार, मैं रोहतक से बात कर रहा हूँ। जी नमस्कार। हाँ पूजा जी, ये सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है कि अलग से थाने खोले जा रहे हैं। ये कि हमारी सरकार इसमें काफी हमारे से दस्तावेज, अभी पहले आधार कार्ड चलाया, भाई से सब कुछ इसमें ज्वाइन करो। अभी आईडी चला दी जिसमें हमारे सभी प्रूफ चले जाएंगे, फिर पहचान पत्र चला दिए, तो ये इतने डॉक्यूमेंट हो जाते हैं जो जगह जगह इससे पुलिस को दिक्कत नहीं आती क्या? हर जगह हमारी सिक्योरिटी तो खुद गवर्नमेंट लिंक करा रही है हमारी, हर जगह अपनी आईडी तो आईडी हर जगह लिंक कर रखी है। अमित बाकी जी, हमारी पुलिस पे हमारे को बहुत भरोसा है, और हमारी पुलिस में बड़े काबिल जवान नए नए लड़के आए हैं जो बड़े पढ़े लिखे लड़के हैं काफी, लेकिन इसमें ट्रेस करने में ट्रेस पुलिस कर लेती है।
ठीक है, लेकिन हमारी राजनीति अमित जी जवाब दे पाएंगे मुझे लगता है इसका बेहतर तरीके से। अमित जी, बेसिकली कहना होता है, जब तक हम चोर की तरह नहीं सोचेंगे तब तक हम चोर को नहीं पकड़ सकते। ठीक है, तो हम चोर को पकड़ने के लिए हमें चोर की तरह ही सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि साइबर अपराध को रोकने के लिए हमें साइबर के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करना चाहिए। तो जो हमारे साइबर थाने खुल रहे हैं, इसके अंदर काफी सारे मतलब लोग अभी हाल फिलहाल डिप्लॉय किए जा रहे हैं, जो कि टेक्निकल हो और साइबर एक्सपर्ट हो और प्लस इसके साथ साथ इथिकल हैकर्स हो। अगर इथिकल हैकर्स होंगे तो उसके द्वारा वो पूरा जानकारी हमारे सामने ला सकते हैं कि कैसे हम लोग कॉल लॉग्स को देख सकते हैं, कैसे डिटेल्स को देख सकते हैं। क्योंकि अभी दिक्कत क्या आती है, अभी हम लोग डिपेंड नोडल ऑफिसर के ऊपर। नोडल ऑफिसर हमारे पास कुछ भेजेगा तब हम उस चीज को आगे कर पाते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाते। यानी आपको लगता है कहीं ना कहीं साइबर एक्सपर्ट्स की कमी है? मैम, साइबर एक्सपर्ट्स की बहुत कमी है, क्योंकि हाल फिलहाल में जो कोर्स है ये इतने ज्यादा नहीं है, तो लोग इसको कर भी नहीं पा रहे हैं। तो लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज भी नहीं मिल पाती है, और कोई भी प्रॉपर नॉलेज ना देते हुए सिर्फ एक लॉन्च कर देते हैं कोर्स, और वो 2 महीने का या 1 महीने का कोर्स होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। मैं वापस से आपका रुख करती हूँ। एक दर्शक है रिधिमा जी, झारखंड से जुड़ गई हैं। रिधिमा जी, स्वागत है आपका। हाँ, हेलो मैम, पहले तो सभी को मेरा प्रणाम। मेरा सवाल है, हेलो। हाँ जी मैम, सुन रहे हैं। अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए। हाँ ओके मैम, मैं रितिमा झारखंड हजारीबाग से बोल रही हूँ। हाँ जी, मेरा सवाल है, साइबर अपराध पर नियंत्रण कितना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसके शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं और बुजुर्ग हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हें इस स्थिति में क्या करना चाहिए? ठगी के नाम पर, लॉटरी के नाम पर पैसे ठग लिए जाते हैं, और अगर इनका कंप्लेन अगर थाने में किया जाता है तो प्रशासन भी इसमें कुछ नहीं कर पाती है। तो ऐसे में महिलाएं और बुजुर्ग को क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, मेरा ये सवाल है। प्रवीण जी, ये बहुत वाजिब सवाल है। अगर पुराना डेटा उठा करके देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऑनलाइन ठगी का शिकार या तो बुजुर्ग हुए हैं या फिर महिलाएं हुई हैं। फेक कॉल्स आते हैं, उन पर विश्वास कर लेते हैं, फिर इस तरीके के झांसों में फंस जाते हैं और साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। कैसे बचा जा सकता है? और अगर कोई व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो जाता है, उसके साथ इस तरीके का अपराध होता है, तो फिर क्या आगे की कार्रवाई होनी चाहिए? उसकी तरफ से सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? प्रवीण जी। सबसे पहले तो मैडम, इसमें जब भी कॉल वगैरह आती है तो बैंक के पास हमारी सारी डिटेल होती है खाते की। कोई भी इस संबंध में कोई भी कुछ नहीं मांगता, ओटीपी वगैरह जो भी कुछ है वो ना दे, किसी के साथ साझा ना करें। ठीक है, और जो भी डिटेल वगैरह अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो नजदीकी पुलिस स्टेशन, बैंक में जाके स्टाफ से ही मिले। ठीक है, क्या आपको लगता है कि उस लेवल पर इस ठगी के जो मामले हैं उनको रोका जा सकता है? क्या इतने ज्यादा सक्षम हो पाएंगे वो टेक्निकली कि इस तरीके के मामलों से डील कर पाए? वहां पर जो पुलिसकर्मी तैनात होंगी, किस तरीके से वो आगे की कार्रवाई करेंगे? और खासतौर पर मैं यहाँ सोशल मीडिया की बात करना चाहूंगी। सोशल मीडिया का रुझान जिस तरीके से बढ़ रहा है, वो इसका कितना बड़ा कारण है? तो बहुत बड़ा कारण है मैडम। उसमें क्या है कि सोशल मीडिया पे तकरीबन यूज करते हैं, लेकिन उसको सोशल मीडिया पे ना तो अपडेट होते, ना 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड वगैरह लगाते, ना उसमें अपना ऑथेंटिकेशन डालते कि भाई पब्लिकली डाल देते हैं, किसी को जानते नहीं उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये बहुत सारे कारण है, अवेयर होना पड़ेगा। ठीक है, मोहाली से एक और दर्शक है कृष्ण कुमार, वो जुड़ गए हैं इस वक्त। कृष्ण कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ मैडम जी, नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ मैडम जी, ये जो आप जो प्रोग्राम दिखा रहे हो ये बहुत अच्छा है। ये हाँ जी मैडम जी, ये आपने जो प्रोग्राम दिखाया है बहुत ही सराहनीय है। बहुत शुक्रिया अच्छा, सर, बहुत शुक्रिया। और मैडम जी, मैं इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ, खुद थोड़ा सा हमें खुद भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई फोन आता है, कोई कॉल आती है, वो पूछते हैं जी आपका अकाउंट नंबर बंद कर देंगे, आपका ये कर देंगे। तो वो जो है ना कभी झांसे में अगर बता देते हैं, कई जो कम पढ़े लिखे हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, तो उनको मतलब जो है ना कभी जो है ना ठगी का जो है ना सामना ज्यादा करना पड़ता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो मतलब नहीं इतना इस चीज से मतलब जो है ना अलर्ट हो जाते हैं।
और दूसरा ये है, मेरे साथ खुद हुआ 3 बार मेरे को फोन आया। मैंने 15 सेक्टर थाना पंचकुला में एक बार मैं रिपोर्ट भी लिखाने गया कि आपका अकाउंट बंद कर दिया। तो मैंने कहा अभी मेरा अकाउंट बंद कैसे कर दिया, जो मैं अकाउंट में, तू बता कौन से बैंक से बोल रहा है। कहते जी आप बैंक में पहुंच जाओ। तो मैंने कहा आप बैंक का क्या मतलब है, कि भी ये बताओ आप कौन से बैंक से, क्या नाम है आपका, तो बताते नहीं है। तो उनके ऊपर थोड़ा हैवी भी होना आपने पड़ेगा। शिकायत की थी क्या सर? हाँ, मैंने शिकायत 15 सेक्टर थाने में मैंने फिर आपकी रिटर्न में मदद देके आया हुई था। क्या? पुलिस थाने की तरफ से पुलिस कर्मियों ने आपकी मदद तो ये की? मैडम जी मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी का मोबाइल गुम हो जाता है तो मोबाइल की भी जो है ना कि भी उस, हाँ जी की थी। हाँ, रिटर्न में देके आया था मैं, और लेकिन कोई शिकायत नहीं हुई। हाँ जी, और नंबर देके आया था उनका, जिससे नंबर से नंबर आया। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े और अपनी राय साझा की, बताया अपना अनुभव कि कैसा रहा है। अमित जी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोगों को खुद ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। अगर लोग इस तरीके के झांसों में फंसेंगे तो फिर मुझे लगता है इतनी आसानी से उनको मदद नहीं मिल पाएगी, जैसा कि आप भी कह रहे हैं साइबर एक्सपर्ट्स की कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे यह है, क्योंकि अब देखिए रोहतक रेंज में अगर 4 ये थाने खुलने वाले हैं, माफ कीजिएगा 1 थाना खुलेगा लेकिन 4 जिलों को ये मुझे लगता है कवर करेगा, तो इससे कितना फायदा लोगों को पहुंचेगा? क्योंकि इसमें 20 साइबर एक्सपर्ट्स शामिल होंगे, 40 जो है वहां पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, तो इससे कितना फायदा मिलेगा? मैम मेनली क्या है कि अगर साइबर एक्सपर्ट्स एक अच्छे लेवल के साइबर एक्सपर्ट्स हैं जो कि हर चीज को लोकेट कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, तो मैम साइबर क्राइम की जो रेशो है आप देख सकते हैं एकदम डाउन आ जाएगी। क्योंकि मेनली क्या है कि साइबर क्राइम तो मैम होगा मार्केट में, और डे बाय डे रैपिडली इंक्रीज होगा। ये तो ये एक ऐसा आने वाला क्राइम है जो कि आगे जाके 99.9% ही क्राइम होगा। बिल्कुल। नॉर्मल क्राइम लेकिन एकदम एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, देखिए जिस तरीके से नई नई तकनीक आ रही है, ऐसे में खुद को टेक्निकली साउंड करना बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि साइबर शिक्षा की देश में जरूरत है? मैम साइबर शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर एक मतलब आप अभी जैसे पहले क्वेश्चन आया था कि लेडीज के साथ ही ये क्यों होता है, अगर हमारे ओल्ड एज पीपल है उनके साथ ही क्यों होता है, क्योंकि मैम बेसिकली क्या है कि उनकी सोच जो है पहले की है, और वो इन टेक्नोलॉजी के साथ अभी चल नहीं पाए हैं, तो इनके साथ नहीं चल पाए। तो क्या है कि आपको कोई भी अगर कॉल आती है, ओटीपी मांगता है, पहली बात तो है कोई भी बैंक या कोई भी कंपनी आपको कॉल करके ओटीपी कभी भी नहीं पूछ सकती और मांग भी नहीं सकती। साइबर से बचाव करने के लिए हमें खुद ही अवेयर होना पड़ेगा, खुद ही शिक्षित होना पड़ेगा, और अगर शिक्षित हम नहीं है तो हम इसी अपराध के शिकार होंगे आने वाले टाइम पे। बिल्कुल प्रवीण जी, अपने आप को सेव करने के लिए अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्कैन करना पड़ेगा एंटीवायरस से, मालवेयर से, ट्रोजन से, ताकि कोई भी ऐसा कंटेंट ना आए मैलिशियस जो हमारे सिस्टम को आगे जाके करप्ट कर सके, जो हमारे सिस्टम पे हावी पड़ सके। ये बहुत तो इन चीजों महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे लगता है मैं प्रवीण जी की भी राय चाहूंगी इस पर। डिजिटलाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे दौर में हम टेक्निकली साउंड है या नहीं, खुद हमें मुझे लगता है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और क्या सरकार को भी इस विषय में काम करने की जरूरत है? प्रवीण जी, क्या इसको शिक्षा का एक हिस्सा बना देना चाहिए, साइबर शिक्षा को? बिल्कुल मैडम, शिक्षा का बढ़ाना चाहिए। दूसरा क्या है, जो भी टेक्नोलॉजी है अपडेट, उसके हिसाब से अगर पुलिस भी अपडेट रहेगी तो भी काम करने में आसानी होगी, और इसमें पब्लिक भी अवेयर हो, ताकि कोई भी इसी प्रकार का, मेरे हिसाब से जितने भी रोहतक डिस्ट्रिक्ट में केस हुए उनमें 90% ऐसे हैं जिन्होंने साइबर का ज्ञान नहीं जी। जितने भी मुकदमे दर्ज में 10% ऐसे हैं जो हाईली प्रोफाइल, जो जैसे डॉक्टर या और कुछ है, मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लूंगा, एक दो और भी है, जो आदमी मतलब ज्यादा पढ़े लिखे होते हुए भी फ्रॉड करवा लेते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि इसमें अवेयरनेस की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग, जिनका लिटरेसी रेट की अगर बात की जाए, क्योंकि देश में इलिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसे तबके में भी बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस तरीके के फ्रॉड्स का शिकार हो जाते हैं। वो ऑनलाइन गूगल से नंबर निकाल लेते हैं मैडम, वो गूगल से नंबर निकालते हैं, हम डायरेक्ट फ्रॉड आदमी के पास कॉल करने लग जाते हैं। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपके पास। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनके सवाल का जवाब दीजिएगा। मनीष जी जुड़ गए हैं। मनीष जी कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मैं जींद हरियाणा से बात कर रहा हूँ। हाँ जी मैम, मेरे पास अभी लॉकडाउन के समय की बात है। मैंने एक ऑनलाइन जॉब नहीं ढूंढते हैं, उस कंपनी में मैंने अपना रिज्यूम अपलोड किया।
तो मेरे पास जैसे कंपनी ने भेजा ये आपके लिए जॉब है ऐसे ऐसे, तो मैंने एक कंपनी के थ्रू डाल दिया कि मैं जॉब करने का इच्छुक हूँ, बता दीजिए मुझको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं और क्या क्या। उनकी तरफ से मेरे पास काफी सारी कंपनियों के लिंक आने लग गए। तो मैंने एक दो कंपनी वालों से बात की कि आपको ये बोले कि आपका डाटा मतलब एक साइट पर अपलोड करना है जी। तो ऐसे ऐसे करना है। तो मैं बोला चलो ठीक है, अच्छी बात है। क्या उनने डॉक्यूमेंट्स मांगा मुझसे, वो बोले कि आधार कार्ड दे दो या कोई और डॉक्यूमेंट दे दो। मैं बोला आधार कार्ड तो दे नहीं सकता मैं, वैसे ही आप मेरा रिज्यूम मैं आपके पास अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद आप समझाइए मेरे को क्या रहेगा। उन्होंने बताया मुझको ऐसे ऐसे लिंक प्रोवाइड करवाया, तो मैंने खोला। वो थोड़ी समय के बाद वो बोले कि इसमें आपको एक डाटा दिया जाएगा, उसको अपलोड करना उस पर। तो मैंने किया। एक मास्केट टेक्नोलॉजी के नाम से थी कोई कंपनी, गुजरात का एड्रेस बता रहे थे। तो मैंने उसको वेरीफाई किया तो वो कंपनी का एड्रेस वहाँ है ही नहीं कोई गुजरात में ऐसी जगह। मेरे को उसकी बंदे की आवाज भी कहीं और की लगी है, तो उसने मेरे को पता नहीं यहाँ पर आपने समझदारी दिखाते हुए पहले उसको कहीं ना कहीं ट्रेस करने की कोशिश की कि आपको पता लग पाए कि वो कंपनी वाकई है भी रजिस्टर्ड या नहीं है। ये आपने बहुत समझदारी का काम किया और मुझे लगता है आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अमित जी, मुझे लगता है कि इस तरीके के अनुभव से लोग समझ सकते हैं, सीख ले सकते हैं, क्योंकि लोग जब इस मंच के जरिए अपने अनुभव साझा कर रहे हैं कि हमारे साथ इस तरीके का फ्रॉड होने वाला था लेकिन हम इस तरीके से बचे, मुझे लगता है लोगों को इस तरीके से सीखने की जरूरत है, लोगों के अनुभव से कुछ ना कुछ समझने की जरूरत है। मैम बेसिकली क्या है कि जैसे अगर साइबर क्राइम होता है तो साइबर का ज्ञान अगर इधर हम सबको होगा तो हम ऐसी छोटी छोटी चीजों से बच सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है, उसकी रूल्स देख के, उसकी साइड कब बनी थी, कहाँ पे बनी, कौन उसका इधर ओनर है, एक्चुअल ओनर है कि नहीं है। तो जैसे छोटा छोटा ज्ञान अगर हम ग्रैब कर लेते हैं तो हम लोग अपने आप को साइबर अपराध से बचा सकते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन एक सवाल मेरा और रहेगा आपसे, क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी साइबर क्राइम में ही आता है, तो क्या आपको लगता है ऐसे में बच्चों को भी इस बारे में जागरूक करने की जरूरत है, बच्चों को भी जिस तरीके से एजुकेशन इससे जुड़ी देने की जरूरत है कि वो भी समझ पाएं कि उनके साथ किस तरीके की कोई घटना हो सकती है भविष्य में, ताकि उनको बचाया जा सके? मैम साइबर क्राइम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर हम लोग बचपन से ही किसी को भी सिखाना चालू कर दे तो वो स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट से सीखेगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बोर सा टॉपिक है, इसके अंदर मतलब टॉपिक्स इतने मतलब अच्छे हैं कि आप अगर इंटरेस्ट लेंगे तो बहुत चीजें हैं। अगर आपके मोबाइल फोन की बात करते हैं तो कहाँ तक सेफ है, कौन हमारे फोन में एंटर कर सकता है, कैसे एंटर कर सकता है, इस टाइप की छोटी छोटी चीजें उनको अगर हम सेव करके चलते हैं तो हम लोग अपने आप को ऑनलाइन फ्रॉड से, ऑनलाइन साइबर अपराध से बहुत ज्यादा बचा सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमें स्कूलों में भी इसको इधर एज ए टॉपिक बना के, इस पे लेक्चर बना के एक कोर्स बना देना चाहिए ताकि हम लोग इस चीज से आगे जाके बिल्कुल सेफ हो सके। बिल्कुल। प्रवीण जी, अब जो यहाँ पर साइबर थाना खुलेगा रोहतक रेंज में, क्या लगता है उससे कहीं ना कहीं इन मामलों में कुछ ना कुछ कमी आ पाएगी क्या? बिल्कुल मैडम, एक्सपर्ट की अलग से इकट्ठी टीम होगी और उनको बेसिकली सिर्फ यही जो साइबर अपराध है उसी के लिए रखा जाएगा और जितने भी केसेस होंगे उनके ऊपर एक फोकस रख के काम किया जाएगा तो बेसिकली डाउन होगी रिस्क। ठीक है, एक दर्शक है राजन जी यमुनानगर से जुड़ गए। राजन जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी मैडम, नमस्कार जी। जी नमस्कार मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ना हफ्ते में 2-3 बार फोन आते हैं कि आप लोन ले लो, बार बार फोन आते रहते हैं, मैं जबकि मना भी करता हूँ उनको। लेकिन चलो तो मेरे को रिक्वायरमेंट भी थी, मैंने कहा कैसे उसको मैं ले सकता हूँ। बार बार मुझे अलग अलग नंबरों से व्हाट्सअप करते हैं कि अपना आधार कार्ड भेज दो, अपना और पैन कार्ड भेज दो, 2 दिन में हम आपका पैसे पहुंचा दें। क्या ये फ्रॉड ही होते हैं क्या जी, या वाकई कर देते हैं ऐसा, लोन दे देते हैं या कोई फ्रॉड करने के चक्कर में मांगते हैं जी? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है राजन जी, मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्रॉड हो भी सकता है या कोई जेन्युइन भी हो सकता है, लेकिन अमित जी इस बारे में बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि अगर वो फ्रॉड है तो आपको कैसे पता लगेगा। हाँ जी अमित जी, मेनली क्या है कि यहाँ पे जो इस टाइप की कॉल्स आती हैं ये 90% तो फ्रॉड होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि
डार्क वेब पे जैसे हमारा डाटा शेयर हो जाता है, हमारे कॉन्टेक्ट शेयर हो जाते हैं जी। तो हमारे कॉन्टेक्ट्स के जरिए से वहां से डाटा उठा के हमें कॉलिंग आती है, क्योंकि हमारे जो फोन के अंदर कॉन्टेक्ट्स होते हैं ये कॉन्टेक्ट्स बेचे जाते हैं। मतलब आपने किसी भी ऐप स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड किया, ऐप को डाउनलोड होते ही वो आपसे पूरी परमिशन मांगता है कि आपके शेयरिंग, आपके लोकेशन शेयरिंग, आपका डाटा शेयरिंग, पूरी चीजें आपकी वो ले लेता है। और ये चीजें सारी की सारी जाके डार्क वेब पे सेल होती हैं और डार्क वेब पे सेल होने के बाद उनको परचेज करती है, कॉल सेंटर्स वगैरह यूज करते हैं। तो 90% फेक होते हैं, लेकिन 10% चांस भी इतना होता है कि ना सही जगह से ऐसे टाइम पे अमित जी क्या करना चाहिए लोगों को? अगर इस तरीके के कॉल्स आ रहे हैं, क्या उनको कंप्लेंट करना चाहिए, बताना चाहिए पुलिस स्टेशन जाके कि उस नंबर को वेरीफाई किया जाए, इस नंबर से कॉल्स आ रहे हैं, या इग्नोर किया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए ऐसे समय पे? होता है ये जो कॉल सेंटर्स होते हैं ये कॉल जो ना करते हैं वीओआईपी कॉल करते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये कॉल ट्रेसेबल नहीं होती हैं, तो इनके अगर नंबर भी हमारे पास आ जाते हैं तभी हम लोग जाके इनको ट्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा डाटा यूएस से रूट होके आता है। तो जो भी कॉल होती है यूएस से रूट होके आती है। तो अगर किसी लैंडलाइन नंबर से आता है तो वो कॉल सेंटर है ही नहीं। अगर वो किसी भी बाहर नंबर से आता है तो वो वीओआईपी कॉल होती है। तो वीओआईपी कॉल्स को ट्रेस करने के सबसे अच्छा है कि उनको हमें इग्नोर करना चाहिए, और कोई भी ऐसी कॉल आती है तो उनको अपनी पर्सनल जानकारी, निजी कोई भी डाटा जैसे कि हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी ऐसी चीज नहीं देती। जी बिल्कुल। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, साइबर क्राइम का शिकार कोई भी हो सकता है। ये हरियाणा वासियों के लिए अच्छी खबर है, रोहतक वासियों के लिए अच्छी खबर है कि वहां पर एक साइबर थाने की शुरुआत की जा रही है, जिसके जरिए कहीं ना कहीं लग रहा है, उम्मीद है कि साइबर क्राइम के मामलों में कहीं ना कहीं घटावट देखने को मिलेगी, गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को खुद ध्यान रखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि आप इस साइबर क्राइम का शिकार ना हो जाएं, आप इस साइबर ठगी का शिकार ना हो जाएं। तो ऐसे में आप खुद को अवेयर रखिए, फ्रॉड कॉल से बचिए, किसी भी तरीके के झांसे में मत आइए, फ्रॉड एडवर्टाइजमेंट से बचिए। इसी तरीके से आप खुद और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। मेरे साथ सवाल आप कम अभी के लिए फिलहाल इतने हैं, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।